सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं और ये सितंबर सीरीज़ है, इसका प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो आराम से। यहाँ पे हम आज कोशिश करेंगे ये ख़त्म हो जाए। FTA बचा है, FTA लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, इंडिया मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो है, और न्यूज़ इन शॉर्ट, ये हमें कंप्लीट करना है आज। यहाँ पे जो न्यूज़ है इंडिया और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में, रिसेंटली ब्रिक्स ने नया डेवलपमेंट बैंक जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एडमिट हुआ है। बांग्लादेश, UAE और यूरोगाई इसके नए मेंबर्स बने हैं, जो एक पार्ट है इसका एक्सटेंसिव मेंबरशिप एक्सपेंशन प्रोग्राम का। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि 3 मेंबर इंक्लूड हुए हैं इसमें। NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक क्या है, ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिक्स के समिट में, जब 6th समिट हुई थी। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको पता ही है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये समिट हुई थी तो 2014 में और फोर्टलेजा में हुई थी। पर्पस क्या था इसका कि ऑथराइज करता है कैपिटल 100 बिलियन का। NDB जो है सपोर्ट करता है पब्लिक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देता है ब्रिक्स नेशन पे, और बड़े सारे इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज पे देखता है। इसके अलावा गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करता है, प्रेसिडेंट को करता है, वाइस प्रेसिडेंट को करता है, और प्रेसिडेंट जो सिलेक्ट होते हैं इसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑन रोटेशनल बेसिस पे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम से स्टार्ट हुआ था, जो रिबिल्ड करता है बेसिकली नेशंस को, जो नेशंस वॉर से प्रभावित है, या स्टेबलाइज करता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। MDI की डेफिनेशन क्या है, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 2 या ज़्यादा कंट्रीज़ ने चार्टर करा है, और बेसिकली पर्पस यही है कि इंकरेज करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुअर सेक्शन या पुअर नेशन में। प्राइमरी गोल क्या है MDI का कि ये ग्रांट करता है लो कॉस्ट लोन्स इम्प्रूवमेंट के लिए, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। ट्रेडिशनली ये इनिशिएटिव था आपका डेवलप कंट्रीज़ का। कुछ डेकेड्स में ऐसा हुआ है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज ने भी स्टार्ट कर दिया है MDI के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो NDB जो है, और यहाँ पे AIIB जो आप सभी को पता होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये डेवलप करता है कंट्रीज़ को कि फंड को इंटेंसिव एक्टिविटीज़ में करे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करे। मेजर ग्लोबल एंड रीजनल MDI विद इंडियन मेंबरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की कौन सी मेंबरशिप में भी है जो MDI है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का सबसे पहला नाम है, और कब फॉर्मेशन हुआ था उसका 1944 में आया था। वर्ल्ड बैंक का ग्रुप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक में बड़े सारे ग्रुप्स आते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो IBRD जो आया था 1944 में आया था, IFC हो गया आपका 1956 में, IDA आ गया आपका 1960 में, और MIGA जो है 1988 में आया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC में पूछा जाता है, वाशिंगटन DC USA में। मेंबर की बात करें तो IBRD में 189 मेंबर है, IFC में 185 है, 4 कम है इसमें, IDA में 173 है, इसमें 12 और कम है, और MIGA में 182 है, तो IFC से कम है, ये 3 कम। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग कैसे होते हैं, कंसेशनल होते हैं, नॉन कंसेशनल लोन्स होते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ग्रांट्स, लोन, गारंटीज होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो सब इंस्टीट्यूशन के अंदर होते हैं। IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, 1944 में आया था ये भी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह ये, आपको सभी को पता होगा, वाशिंगटन में ही है, 190 यहाँ पे मेंबर है। तो IMF और IBRD सेम टाइम पे बना था।
इसमें मेंबर भी ज़्यादा है, 190 सबसे ज़्यादा, अगर वर्ल्ड बैंक से कंपेयर करो तो 190 इसमें है। इसमें बेसिकली लोन देखता है, फाइनेंस करता है एक्सचेंज ऑफ पर्टिकुलर पॉलिसी रिफॉर्म, जैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इसके अलावा अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप की बात करें, IFDP 1964 में हुआ था। अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड है, 1972 में आया था ये, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स का है अभी दजान, आइवरी कोस्ट में पड़ता है ये। 81 मेंबर्स है इसके। अफ्रीका का डेवलपमेंट बैंक है। नॉन कंसेंशल लोन मिलते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है, लोन गारंटीज मिलती है, जो कि अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड के थ्रू आती है। अब एशिया की तरफ बढ़े तो एशियन डेवलपमेंट फंड जो है ये ADB 1966 में आया था, और एशियन डेवलपमेंट फंड जो है, बैंक की बात नहीं कर रहा, फंड की बात कर रहा हूँ, 1973 में आया था। इसका हेडक्वार्टर्स का है, ये है आपका फिलीपींस में एक जगह है, मंडलोयू ऑफ मेट्रो मनीला। 68 इसमें मेंबर्स हैं। NDB की बात करें, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसके हम देख ही रहे हैं मेंबर्स जो इंक्लूड हो रहे हैं, 2014 में बना था ये, अभी रिसेंटली है। इसमें शंघाई जो है इसका हेडक्वार्टर्स है। 8 जो है इसके मेंबर है आफ्टर लेटेस्ट एक्सपेंशन। ये बेसिकली गारंटी देता है, सिंडिकेट लोन्स देता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, इक्विटी इन्वेस्टर्स को, प्रोजेक्ट बॉन्ड्स देता है, को फाइनेंसिंग देता है, बड़ी सारी चीज़ें करता है। और लेटेस्ट जो है वो है आपका 2016 में जो आया था AIIB, एशियन इन्वेस्टमेंट ये बैंक जो है, इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसमें जो लोन दिए जाते हैं और इसमें इन्वेस्ट भी कराया था इक्विटी कैपिटल में, एंटरप्राइज में, गारंटी करते हैं ओपन ऑप्शन ऑफ अंडर राइटिंग। 103 इसमें मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो है IMF में, अगर वैसे देखो तो। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, फिर यहाँ पे आप देखो IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। इसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आई थिंक ये आएगा AIIB। इसमें मेंबर्स इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि चाइना का है, अगर आप ध्यान से देखो तो। उसके बाद फिर आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है और NDB का है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में फुल फॉर्म बता रखा है, IBRD जो है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है, यूरोप को उसने फंड दिया था, तभी यूरोप अच्छा बन गया। जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई थी, उसके बाद यूरोप की बहुत बेकार हालत थी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA जो था, हमने देखा था 1960 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे IFC जो है ये 1956 में हुआ था। इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन मेगा जो है लास्ट में हुआ था। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 1988 में हुआ था ये। और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो है, ICSJID जो है, वो लेटेस्ट होगा। जो वर्ल्ड बैंक है वो कलेक्टिवली रेफर किया जाता है IBRD को और IDA को। इसमें नोट है कि इंडिया पार्ट नहीं है ICID को, ICSID का, तो इसलिए इस जो लिस्ट है इसमें मेंशन नहीं करा क्योंकि इंडिया पार्ट नहीं है। और एक और चीज़ है, UAE और यूरोगेरी एक प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स है, और ये ऑफिशियली मेंबर कंट्री बनेंगे जब वो डिपॉजिट करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में। सवाल आता है इंपॉर्टेंस क्या है इसका MDI का डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जैसे इंडिया है। तो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वर्क करते हैं। MDI एक मेजर सोर्स है फाइनेंसिंग का, और टेक्निकल असिस्टेंस मिलती है डेवलपिंग नेशंस को। MDI प्रोवाइड करता है लोन और गारंटी करता है एक्सपर्ट्स असिस्टेंस, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स पे जहाँ पे फंडिंग होती है। तो IMF पॉलिसी बेस्ड लोन जो है वो ने हेल्प करा था इंडियन इकोनॉमी को। और 1991 का सभी को पता है कि LQP से LPG हम कैसे शिफ्ट हो गए थे। MDI बोरो करता है फंड इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से, जो कि डेवलपिंग कंट्री में हेल्प करता है, और ये और कम करता है डिसएडवांटेज बड़ी सारी चीज़ों में जो नेशन सर्व करती है, क्योंकि उनका लो क्रेडिट रेटिंग होती है। सपोर्ट करता है रीजनल और ग्लोबल चैलेंजेस को भी, हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी, इम्प्रूव करता है सोशल, हेल्थ एंड एजुकेशन को भी, जैसे रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है सर्व शिक्षा अभियान को। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट जो है इंडिया में, वो भी यहाँ से फंडिंग आ रही है। पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत हेल्प करता है, हायर ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होती है,
इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन बहुत बनता है, ग्लोबल गोल्स जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मिलते हैं, आपको प्रोवाइड करता है क्लाइमेट फाइनेंस असिस्टेंस जो कि ओवरकम करते हैं फैक्टर्स जैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं, बिजनेस को हेल्प करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, फास्ट ग्रोइंग मार्केट्स में हेल्प करते हैं, डेवलप करते हैं सोल्यूशंस ग्लोबल चैलेंजेस के, जैसे वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो इंडिया और फ्रांस से निकाला है। कॉन्सर्न्स क्या है MIDA का, जो MDI का जो है हाईलाइट करा है इंडिया ने। पहला है कि डोमिनेंस होती है डेवलप कंट्रीज की, सिग्निफिकेंट IMF वर्ल्ड बैंक जो है ग्लोबल नॉर्थ ने डोमिनेट कर रखा है, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है साउथ का वो कम है, ग्लोबल साउथ का, क्योंकि यहाँ पे वॉइस रिप्रेजेंटेशन कम है डेवलपिंग कंट्रीज से। सेकेंड है इम्पोजिशन है कंडीशनल को, बहुत सारे कंडीशंस भी है, फंडिंग एजेंसी अगर कुछ सोर्स पैसा दे रही है तो वो एक स्पेशल टर्म्स भी लाती है जो कि सॉवरेनिटी को हार्म कर जाते हैं या डिटरमेंटल होते हैं इंटरेस्ट के, जो डोमेस्टिक कंट्रीज के इंडस्ट्री के जो कंसर्न्स होते हैं उसको दिक्कत पहुंचा जाती है। फॉर एग्जांपल डेवलपिंग पॉलिसी फाइनेंसिंग की बात करें तो वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है लोन कंडीशन जो अंडरमाइन करती है बोरोर की कंट्री को, ओनरशिप को रिस्ट्रिक्ट करती है पॉलिसी स्पेस को, और इलेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है न्यू लिबरल बेसिस पे। पर्पस क्या है हेल्प का, MDI क्रिटिसाइज करता है बिहेवियर को जो इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, फोकस करता है मूविंग कैपिटल में डेवलपिंग कंट्रीज पे इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग रिजल्ट। पॉवर्टी लेवल जो अफ्रीका में वो सबसे ज़्यादा हाई है अभी भी डिस्पाइट कितने सारे एफर्ट्स हैं। क्राउडिंग आउट फॉर प्राइवेट फंडिंग होती है इसमें इंक्रीज एक्सेस देता है कैपिटल जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए MDI फंड करता है, जिससे क्राउडिंग आउट होती है प्राइवेट इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट की डेवलपिंग कंट्रीज में। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेटरी होती है फ्रेमवर्क विद नो एक्सटर्नल ओवरसाइट। लास्ट है वे फॉरवर्ड में MDI को इंक्लूसिव करना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव करना चाहिए, डेवलपमेंटल होना चाहिए। कोविड-19 के बाद MDI एक क्रिटिकल सोर्स ऑफ फंडिंग है, कैपेसिटी सपोर्ट देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को ताकि वो ओवरकम करे फाइनेंशियल स्ट्रेस को। 2008 में जो ग्लोबल क्राइसिस आया था MDI ने मतलब नियरली 2 बिलियन फाइनेंस करा था ताकि उस क्राइसिस को ओवरकम करा जाए, और उसमें कम फाइनेंसिंग हुई थी प्रॉफिट ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक से। रिसेंटली IMF ने अलोकेट करा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स 650 बिलियन का, जो एक्सटेंड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट, सॉफ्ट करता है ग्लोबली जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक में ओवरऑल जो इम्पैक्ट कर रहा है उसको ये कम करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो देखो आप तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी बड़ी चीज़ है यहाँ पे IMF जो है वर्ल्ड बैंक जो है वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाए डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ताकि वो इंक्लूसिव रहे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर रहे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, आप देखो तो फेज आउट होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंडीशंस को। मतलब कोई यहाँ पे एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं होती वर्ल्ड बैंक या IMF के द्वारा, जो फर्स्ट स्टेप हो सकता है इन डेवलपिंग नेशंस के कंसर्न का, ठीक है। इसके अलावा चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में, और कुछ चीज़ें जो एक्सटर्नल ओवरसाइट होनी चाहिए ताकि बेटर ट्रांसपेरेंसी रहे, रिफॉर्म्स आना चाहिए इसमें वर्ल्ड बैंक IMF में, व्यू जो है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए, और यहाँ पे साउथ टू साउथ कोऑपरेशन भी होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली MDI फोकस करना चाहिए डेवलपमेंट लोकल मार्केट का, लोकल प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, सेल्फ रिलायंस का डेवलपिंग कंट्रीज़ का, और इसकी वजह से रेजिलियंस होना चाहिए, सस्टेनेबल रिकवरी होना चाहिए पैंडेमिक से। सस्पेंशन एक्सप्लोजन ऑफ कंट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिंस तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया है तो क्वेश्चन आता है मेंबरशिप ऑफ अफगानिस्तान जो बड़े सारे क्या कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। IMF ने अनाउंस करा है कि वो सस्पेंड कर रहा है इंगेजमेंट अफगानिस्तान के लिए। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में कैसे वो मतलब रिकग्नाइज करेगा गवर्नमेंट लेड बाय द तालिबान। सेकेंड है वर्ल्ड बैंक ने होल्ड कर दिया फंडिंग अफगानिस्तान के प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। उसके अलावा जो डिसीजन है कि अफगानिस्तान की मेंबरशिप यूएन में पेंडिंग है कि नहीं है, यूएन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो रिकग्नाइज करेगा तालिबान गवर्नमेंट को, जहाँ पे गवर्नमेंट जो ग्रुप है वो चार्ज था अफगानिस्तान का फ्रॉम 1996 से 2001,
सार्क ने भी और पाकिस्तान का जो इंस्टेंस है कि तालिबान बी अलाउड टू रिप्रेजेंट अफगानिस्तान, विच अदर सार्क कंट्रीज नहीं अभी अग्री कर रही कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ एक्सपेल्शन या सस्पेंशन करता है मेंबर कंट्रीज का फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इशू है आईओ का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डिवाइड करा है दो कैटेगरी में। पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है एक्सपल्शन या सस्पेंशन किसी भी मेंबर कंट्रीज का। इसमें एग्जांपल दिया है आर्टिकल 6 जो है यूएन चार्टर का अलाउ करता है यूएन के जनरल असेंबली को कि वो एक्सपेल कर सकता है कोई भी कंट्री को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूएनएससी अगर वो कंट्री वायलेट कर रहा है प्रिंसिपल रिफ्लेक्टेड इन यूएन चार्टर। आर्टिकल 5 जो है यूएन चार्टर अलाउ करता है सस्पेंशन, यूएन चार्टर का अलाउ करता है कि वो सस्पेंड कर सकता है किसी भी कंट्री को फ्रॉम यूएन मेंबरशिप। आर्टिकल 26 जो है क्लॉज 2 आईएमएफ का, वो बेसिकली सस्पेंड करता है, एक्सपल्शन देता है मेंबर कंट्रीज का अगर वो फेल हो जाते हैं कि वो ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं अंडर आईएमएफ एक्टिविटीज़ या आर्टिकल्स। आईएमएफ टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं कंपल्सरी विड्रॉल। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड जो कंटेन नहीं करती कोई भी प्रोविजन एक्सपल्शन या सस्पेंशन मेंबर्स कंट्रीज़ को, तो उसमें आती है कि वहाँ पे कोई इनहेरेंट राइट नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि वो एक्सपेंड कर ले या सस्पेंड कर दे किसी भी मेंबर स्टेट को। सार्क इस कैटेगरी के अंदर आता है। बट जो आईओ है वो उसके पास इम्प्लाइड पावर होती है कि वो सस्पेंड कर सकता है, एक्सपेल कर सकता है कोई भी कंट्री जो एक डॉक्ट्राइन पे बेस्ड रहती है जिसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बता रखा है रिपार्टेशन फॉर इंजरीज केस, इस केस में कर सकती है। इस डॉक्ट्राइन के हिसाब से 3 सिचुएशन होती है जहाँ पे कंट्री एक्सपेल हो सकती है, सस्पेंड कर सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। पहला है कि अगर वो रिजीम जो है कंट्री में वो डेमोक्रेटिक से एंटी डेमोक्रेटिक में चले जाए। जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा है कि अफ्रीकन यूनियन ने सस्पेंड कर लिया था माली को और नाइजीर में 2010 में इसको सस्पेंड कर दिया था जब डेडली कूप हुआ था। अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन वायलेट जिनने सस्पेंड कर दिया था फिजी को 2009 में ह्यूमन राइट वायलेशन के केस में। और इसके अलावा अगर कंट्री कमिट करती है एक्ट ऑफ आर्म्ड अग्रेशन। इसके बाद कुछ शॉर्ट न्यूज़ पे हम कवर कर लेंगे जल्दी। यूएनएससी ने रेजोल्यूशन एड्रेस करा है की कंसर्न ऑन अफगानिस्तान इशू। अफगानिस्तान इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अफगानिस्तान का इशू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है न्यूज़ में। यूएनएससी ने अडॉप्ट करा है यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593, बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है। इसमें इंडिया ने शेयर करा है, स्पॉन्सर्ड किसने करा है, फ्रांस, यूके, यूएस और 13 कंट्रीज जिन्हें वोट करा है फेवर में, नन अगेंस्ट। कंसर्न जो शेयर कर रहे हैं रशिया और चाइना, उन्हें वोटिंग से एब्सटेंड कर रखा है। इसमें बड़े सारे ग्रुप्स भी आते हैं जो स्पेसिफिकली इस्लामिक स्टेट आ गए या यूगर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट आ गए जो नाम नहीं बेसिकली दिया था इस डॉक्यूमेंट में। पॉइंट्स क्या है इसमें, अफगान टेरिटरी जो है वो यूज़ नहीं होगी ऐसे थ्रेट के लिए या अटैक के लिए कोई भी कंट्री, और कोई टेरिटरी यूज़ नहीं होगी कि वो थ्रेट करे या किसी भी अटैक करे किसी भी कंट्री पे और शेल्टर या ट्रेन करे टेररिस्ट को या प्लान करे कोई भी फाइनेंस करे टेररिस्ट अटैक को। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो स्पेसिफिकली मेंशन करता है इंडिविजुअल जो डेजिग्नेटेड है यूएनएससी के रेजोल्यूशन 1267, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन था। में जो है 1267 जो है इंक्लूड करता है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, पर ये रेजोल्यूशन कंडेम नहीं करता ग्रुपिंग को। इस चीज़ में इंपॉर्टेंट है इंडिया ने एक्टिव रोल प्ले करा है, इंश्योर कर रहा है पैसेज रेजोल्यूशन जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है स्टेट एक्टर्स पे, नॉन स्टेट एक्टर्स पे, जैसे अफगानिस्तान में जो है तालिबान। हाईलाइट करता है स्पेसिफिकली रोल ऑफ एलएटी और जेईएम का। इंडिया का जो 2 ईयर का टेन्योर था एज ए नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी में, वो जनवरी 2021 से मतलब इस साल से स्टार्ट हुआ था। इंडिया का 8 टर्म है और जो प्रेसिडेंट है वो मंथ ऑफ अगस्त में बना था। यहाँ पे कुछ फंक्शन आप देख लो तो परमानेंट मेंबर्स में 5 होते हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। नॉन परमानेंट में 10 होते हैं जिसमें 2 टर्म्स के लिए होते हैं, अभी इंडिया बना है। और ये बेसिकली सिलेक्ट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट मैं बोलूँगा रीजन से, जैसे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, एशिया, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप से 1, अफ्रीका से 3 है, एशिया से 2 है, लैटिन अमेरिका से 2 है, वेस्टर्न यूरोप से 2 हैं और ईस्टर्न यूरोप से 1 है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यूएन के अंदर
पीस को, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करती है। ऐसी यूएन बॉडी है जो जिसके पास पावर है कि वो डिसीजन मान सकती है मेंबर स्टेट में, जो उसकी को ऑब्लिगेटेड है कि उनको मानना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। 2.4.2 जो नेक्स्ट इसकी न्यूज़ है वो है 21st मीटिंग हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और उसका जो काउंसिल ऑफ हेड है वो स्टेट है दुष्यनबे में। हेड ऑफ स्टेट काउंसिल जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एससीओ का। एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो शंघाई में 2001 में पाई गई थी। जो सेक्रेटेरिएट है वो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटी जो एससीओ का है, और यहाँ पे रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है ATS का, जो कम्बैट करती है रीजनल टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को। कि हाईलाइट क्या है, ईरान ने ज्वाइन करा है परमानेंट एससीओ मेंबर का। यहाँ पे डायलॉग दिया है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर जो उनके पार्टनर्स हैं एससीओ के। एक्सपर्ट ऑब्जर्व करते हैं कि ईरान का जो इंक्लूजन है एज अ मेंबर, ये एससीओ को एक ऑर्गेनिक पार्ट बनाता है लार्जर सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट सिस्टम का। एससीओ समिट के बाद जो है आउटरीच सेशन हुआ था अफगानिस्तान में बिटवीन एससीओ और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे इंडिया ने हाईलाइट करा था प्रॉब्लम जो रेडिकलाइजेशन की वजह से हो रही है और एक्सट्रीमिज्म की हो रही है इन ब्रॉडर एससीओ रीजन। CSTO में बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि ये रशियन लेड मिलिट्री अलायंस है जो प्रमोट करती है कलेक्टिव डिफेंस। जो भी इसके मेंबर आ रहे हैं एक्सटर्नल अग्रेशन से ये बचाती है। करंट CSTO जो मेंबर्स है उसमें अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। इंडिया ने डिमांड करा है कि वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट रखे, पार्टिसिपेटरी रखे और कंसल्टेटिव रखें ताकि म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बोला है कि ये आर्टिकल 2.3 है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली मंथली करंट मैगजीन्स में कवर हुआ था 2021 वाले में, तो आप उसको रेफर कर सकते हो एससीओ का, तो आपको अच्छा सा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। इसमें 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है EEF समिट हुआ था। इंडिया ने हाईलाइट करा था टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप जो इंडिया और रशिया की रही है। क्वेश्चन आता है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है क्या? 2015 में ये आया था। इंटरनेशनल फोरम है जो हर साल होता है रशिया में, ये होता है व्लादिवोस्तोक। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, अब देख लो ना। ये बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करता है रशिया के फार ईस्ट में, एक्सपेंड करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एशिया पैसिफिक रीजन में और इंकरेज करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। 2019 में इंडिया ने लॉन्च करा था एक्ट ईस्ट पॉलिसी फॉरम, जो प्रोवाइड करता है 1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, इंडिया इंडोर्स कर रहा है ग्लोबल कोविड-19 समिट ऑर्गेनाइज हुई थी यूएस के द्वारा, और ये बेसिकली इसका एम है ग्लोबल टारगेट जो है सेटअप करा गया है G20 समिट जो होती हैं, और उनका ये एक टारगेट है कि कोविड-19 पैंडेमिक को ख़त्म करो और जो बिल्ड बैक बेटर, मतलब कि इकोनॉमी को बढ़ाओ और डेवलप करो। टारगेट्स की बात करें तो वैक्सीनेट द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है जो G20 ने सपोर्ट करा है। 40% ग्लोबल वैक्सीनेशन हो सकता है बाय एंड ऑफ 2021। WHO ने गोल दिया है कि 70% ग्लोबल वैक्सीनेशन होना चाहिए बाय 2022 तक, और मैन्युफैक्चर होना चाहिए डोसेस जो एडिक्वेट सप्लाई करें कंट्रीज़ को। लाइफ्स को सेव करना चाहिए, सेव लाइफ नाउ, ये भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो सॉल्व करता है ऑक्सीजन क्राइसिस को, एलिमिनेट करता है टेस्टिंग गैप्स को और सर्च बनाता है PPE किट को। इसके अलावा बिल्ड बैक बेटर जो है ये तो आपने देख ही लिया है कि इसमें बेसिकली सस्टेनेबल हेल्थ सिक्योरिटी फाइनेंसिंग होना चाहिए, कैटलाइजेशन होना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप का। 2021 का जो है ग्लोबल हेल्थ थ्रेट, इसमें आप देख सकते हो ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स काउंसिल 2021 में हुआ था। सपोर्ट करता है G20 के कॉज जो ग्लोबल मिनिस्ट्रियल हेल्थ एंड फाइनेंस बोर्ड के लिए होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहा है समिट को, जो दो चीज़ बता रहा है, एक तो सप्लाई चेन जो रॉ मटेरियल की है वो ज़रूरत है वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए वो ओपन होनी चाहिए, दूसरा है म्यूचुअल रिकग्निशन होना चाहिए वैक्सीन सर्टिफिकेट्स का, ताकि उनको इंटरनेशनल ट्रैवल आसान बनाया जाए और एड्रेस करे पैंडेमिक के इकोनॉमिक एफर्ट्स। नेक्स्ट न्यूज़ है US इंडिया जॉइंट लीडर्स जो है स्टेटमेंट पार्टनरशिप जो है ग्लोबल गुड्स के लिए होना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट इन पर्सनल लीडरशिप एंगेजमेंट होती है वो आपकी दोनों रिन्यू करते हैं क्लोजर रिलेशनशिप और अफर्म करते हैं क्लियर विजन होता है यहाँ पे जो गाइड करते हैं US की और इंडिया की रिलेशनशिप फॉरवर्ड को। इसमें हाईलाइट्स क्या स्टेटमेंट्स के, पहला है कि प्रमोट करता है शेयर इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक में,
इंक्रीज कर रहा है कोऑपरेशन रीजनल ग्रुपिंग के लिए, जिसमें एशियान और क्वाड मेंबर्स भी आते हैं। डेवलप करता है एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप जो रिकन्वर्जिंग कर रहा है इंडिया और यूएस के ट्रेड पॉलिसी फॉरम को। इनहांस करता है बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप जो एड्रेस करता है कंसर्न्स को, आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक एरियाज को। नेक्स्ट है क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन। ये एक स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है। क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग है जो यूएस इंडिया क्लाइमेट के अंदर आते हैं, और क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 के अंदर आते हैं। फाइट करते हैं अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म, जो बेसिकली चीज़ों को देखते हैं, फाइट करते हैं उनके अगेंस्ट जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स प्रोस्क्राइब होते हैं UNHCR 1267 सैंक्शन कमेटी। एक्सपांड करते हैं पार्टनरशिप नए डोमेन्स में, और बड़े सारे जो आपके क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे स्पेस हो गया, साइबर हो गया, हेल्थ सिक्योरिटी हो गया, सेमी कंडक्टर्स हो गया, AI हो गया, 5G हो गया, 6G हो गया। दोनों जो साइड्स है फाइनलाइज करेंगे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं डेटा सर्विसेज जो इंश्योर करते हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आउटर स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और USA की साइन प्रोजेक्ट एग्रीमेंट जो एयर लॉन्च अनमैनर्ड एयर व्हीकल के लिए। ALUAV ये प्रोजेक्ट जो है एग्रीमेंट है। ALUAV जो है अम्ब्रेला के अंदर आता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव DPIIT। DTTI जो है दो कैटेगरीज में है प्रोजेक्ट। एक तो है आपका इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स जो फैसिलिटेट करता है एक्सपोर्ट लाइसेंस को, और सेकंड इसमें प्रोजेक्ट एग्रीमेंट है। PA जो है ALUVAV जो है प्रोजेक्ट है, सेकंड कैटेगरी है जो अंडरटेक करता है रिसर्च डेवलपमेंट टेस्टिंग एवेल्यूएशन एग्रीमेंट। साइन हुआ था 2006 में और रिन्यू हुआ था 2015 में। इंडिया का US डिफेंस रिलेशनशिप की बात करें तो 2016 में US ने डेजिग्नेट करा है इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर जो एलिवेट करता है एक स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस 2018 में। 2+2 का डायलॉग भी हुआ था डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा। इंडिया ने साइन करा है 4 फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट USA के द्वारा। USA के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। पहला है आपका जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSOMIA, तो 2002 में ही हुआ था, मिलिट्री इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में हुआ था ये, इसलिए मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है ये। सेकेंड है लिमाओ, ये आपका लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, 2016 में हुआ था साइन दोनों कंट्री के लिए, कंट्री के बीच में मिलिट्री बेस के लिए। 2018 में कोमाकासा हुआ था कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये बेसिकली दो मिलिट्री सेल ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए होती है। और लास्ट आपका है बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, 2020 में हुआ था, हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स जियो स्पाशियल मैप्स के लिए होता है। इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म हो जाती है।